Hey guys, thanks for watching MP Educations. Oh wait, I know I look cool. So today we are going to start a new chapter with a new look. Okay, that is going to be class 9 force and laws of motion. That is physics का second chapter. हम लोग start करने वाले हैं. सब अपने अपना S10 physics लेके बैठ जाओ. Because this chapter is related to प्योरली द लास्ट चैप्टर. अगर लास्ट चैप्टर किसी ने नहीं देखा, मैं उसका कुछ लिंक डाल दूंगा, देख लेना वो. क्योंकि अनलेस यू नो द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स यू कैन नॉट, आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एज अ पहले थोड़ा आइडिया दे दूं चैप्टर का. तो देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन जब भी तुम बोलोगे फोर्स लिया है. नाउ हु इन्वेंटेड फोर्स? न्यूटन बाबा जी. ठीक है, Since Newton invented the force, so उसका एक्सेलरेट भी न्यूटन है. तो जो laws of motion लिखा वो किसने लिखा होगा? Of course न्यूटन ने लिखा होगा. So इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे. One is first law of motion that was given by Newton. Second law of motion वो भी न्यूटन ने दिया था, और third law of motion. ठीक है, तीनों का पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. उसका डिराइवेशंस इस चैप्टर में you will get a lot of derivations कि कैसे कहां से क्या आया. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे. दैट इज अ सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स. आज तो इतना नहीं पहुंचेंगे शायद, देख लेते हैं. ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू दिस लेट मी आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन जो तुमने क्लास 8 में सीखा, दैट इज व्हाट इज फोर्स. पहले तो बताओ मुझे व्हाट इज फोर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में हम लोग आ रहे हैं बाद में. वी विल कंप्लीट व्हाट इज फोर्स फर्स्ट. सो व्हाट इज फोर्स, अभी बताओ मुझे फोर्स क्या है. देखो तुम क्लास 8 का नॉलेज से तुम क्या बोलोगे, सर पुशिंग और पुलिंग. ऑफ कोर्स यस, दैट इज द आंसर. पुशिंग और पुलिंग इज द फोर्स. किसी चीज को तुम पुश कर रहे हो तब भी फोर्स अप्लाई होगा. किसी चीज को तुम पुल कर रहे हो तब भी फोर्स अप्लाई होगा. सपोज आई वांट टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, सो मैं क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा तभी वो निकल के आएगा. आई वांट टू पुश दिस बोर्ड, तो मैं अगर इसको थोड़ा लिफ्ट करूंगा तो ये खोल के आ जाएगा. ठीक है ना. दैट मींस एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें यू हैव टू गिव समथिंग, लाइक इफ आई पुश दिस, तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फोर्स. बट इज इट नेसेसरी कि फोर्स देने से हमेशा चीज का मूवमेंट हो? इज इट द नेसेसरी थिंग? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई कीप पुशिंग दिस बोर्ड अगेंस्ट द वॉल, ऐसे पुश करूंगा तो मे बी आई एम अप्लाइंग फोर्स, but does the wall move or will the wall move? नहीं ना. So force देने से ही कि चीज का movement होगा, you cannot say, right? Because even if you apply force on a wall which is stationary, force apply करता है लेकिन wall movement नहीं होता, wall का movement नहीं होता है. ठीक है ना. So this is what we mean by force, right? कोई भी चीज में तुम अगर push या pull या फिर twist या फिर stretch कुछ भी करोगे तो उसमें से क्या होगा, हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो सब चीज होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पेज में ऐसा ही है. बहुत सारे एग्जांपल्स यहां देखो. फोर्सेस आर यूज्ड टू गिव एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग. सब में फोर्स अप्लाई होगा. तुम इस बुक को ट्विस्ट करो या फिर पुश करो, पुल करो, स्ट्रेच करो, प्रेस करो, कुछ भी करो, यू हैव टू. इवन इफ यू वांट टू पंच समवन देन आल्सो यू आर गिविंग फोर्स. पंच, डोंट पंच एनीवन. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पेज में जाओ. वहां पे तुमको मिलेगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स दैट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू गॉट इन क्लास 8. ठीक है ना. तो 8 पे है तो देख लो ना. व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स का इफेक्ट. अच्छा, फोर्स पता चल गया. फोर्स मतलब क्या है, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल. इसको बोलेंगे क्या हम लोग, फोर्स बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ फोर्स. ये सब उठा लेना. ठीक है, ऐसे इस कॉपी खाली मत रखना. Effect of force. Now, effect of force is what? What are the effects that force can give, right? This is the question. Like, देखो first point क्या लिखा? A force can move a stationary body, which is obviously very clear. Suppose तुम्हारा एक सामने फुटबॉल है. Now you kick the football. Okay? So initially the football was in stationary. It is the force that we are applying on the football so that it is moving. Right? So force can change the force can move a stationary body. मैं अगर ये यहाँ पे एक अलमीरा है, probably you won't see, but यहाँ पे मैं अगर इसको push करूँगा तो ये back side पे जाएगा. Initially it was stationary. When I push
व्हेन आई अप्लाई फोर्स तो क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक फुटबॉल आ रहा है रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो उसको ऐसे करके हाथ से धक्का दिया, मतलब क्या होगा, वो स्टेशनरी मतलब चल रहा था, जब तुमने फोर्स अप्लाई किया वो रुक गया। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। ऐसा तुम और भी सोच सकते हो, एग्जांपल लाइक साइकिल के चलाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स देखा, हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया। सो अप्लाइंग ऑफ ब्रेक इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट। हम हाथ से वो फोर्स दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग द बॉडी स्टॉप। इट वाज इनिशियली मूविंग, नेक्स्ट जब तुमने फोर्स अप्लाई किया तब वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये एग्जांपल इसमें अप्लाई होगा कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट नंबर 3, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। चेंज द स्पीड, इनिशियली सपोज तुमने धीरे धीरे चलना, मतलब तुमने किसी चीज को, सपोज एक कार को, ठीक है, तुमने इनिशियली धीरे से पुश किया, ठीक है, फिर उसके बाद तुमने वो फोर्स बढ़ा दिया, तो इनिशियली उसका जितना स्पीड होगा वो बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। साइकिल में भी क्या होता है, जब तुम चलाते हो एंड यू स्टॉप पेडलिंग, वो थोड़ा देर जाएगा, तब उसके बाद वो स्टॉप कर जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बट इफ यू डू नॉट अलाउ इट टू स्टॉप एंड फिर से तुम अगर करोगे, स्पीड बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, फोर्स दिया तुमने ज्यादा से, इसलिए उसका स्पीड बढ़ा, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्पीड कैन बी इंक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन स्पीड, है ना। जब तुम स्पीड ब्रेकर देखते हो सामने, तो तुम ब्रेक अप्लाई करते हो, दैट इज यू आर डिक्रीजिंग द स्पीड, राइट। एक भीड़ रास्ते से गुजरे, उसके बाद तुमको एक खाली रास्ता मिला, देन व्हाट डू, यू इंक्रीज द स्पीड। तो इट इज द फोर्स दैट यू अप्लाई, राइट। साइकिल चलाने के टाइम में तुम जितना फोर्स दोगे उतना स्पीड से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। दैट थर्ड पॉइंट। एंड नंबर 4th पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तुम एक सपोज क्रिकेट खेल रहे हो, एक बॉल को तुमने, बॉलर ने मारा, ठीक है, वो क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, इट वाज गोइंग इन द ऑपोजिट और इन अदर डायरेक्शन, राइट। तो इनिशियली स्पीड मतलब डायरेक्शन एक था, तुमने या फिर शटलकॉक जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं वो भी सेम चीज है ना, तो इस तरफ से मारोगे जब, तो उसका डायरेक्शन उस तरफ होगा, वहां से किसी ने मारा, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। दैट मींस इट इज द फोर्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द शटलकॉक, यस। या फिर क्रिकेट का भी वो जो बॉल है वो भी सेम बात ही बोल सकते, ठीक है। कमिंग टू द 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। लाइक हम लोग जब आटा गूंथते हैं ना, या फिर व्हेन वी मेक ए डो आउट ऑफ व्हीट, तो वो क्या होता है, उसका कोई भी शेप हम लोग दे सकते हैं। एक मम्मी से तुम ले लेना थोड़ा सा डो लेके, हाथ में तुम कोई भी शेप, उसको मरोड़ के तोड़ के, मतलब यू कैन गिव एनी शेप। नाउ शेप कैसे दोगे, बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। हाथ से ही तुम कुछ फोर्स दोगे, किसी एंगल में फोर्स दोगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। यू कैन टेक क्ले आल्सो। क्ले से जो हम लोग बनाते हैं ना कुछ आइटम्स, तो वो कैसे होता है, दे गिव फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया की, किसमें कितना देना है, उसी हिसाब से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना। सो दिस आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स व्हिच यू विल नोट डाउन हियर, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट देके लिखो, नंबर 2 पॉइंट देके, ऐसे करके 5 पॉइंट लिखो एंड गिव एग्जांपल ऑन ईच सो दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। मैं इतना लिखने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई एम टेलिंग यू एंड यू विल राइट, ठीक है। समझ में आया तक? ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 थिंग्स, दैट इज बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो उसके पहले तो हम लोग कुछ चीज जानेंगे। देखो, सपोज इफ आई टेक अ हेवी ऑब्जेक्ट, से अलमीरा मान लो या फिर एक ब्लॉक ऑफ वुड मान लो, कुछ भी है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू नो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, उसके पहले एक चीज जानना है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, या फिर उसको नेट फोर्स भी बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स या फिर और नेट फोर्स, ठीक है, वो पहले जानेंगे। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, सपोज ये कौन है, मृण्मय, ओके। नाउ एट दिस पॉइंट यू शुड नो कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने सपोज मृण्मय ने आके अकेले यहाँ पे फोर्स दिया 5 न्यूटन, ठीक है। तो क्या हुआ, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी मूव की। नाउ सपोज
यहाँ पे कौन आया, उससे लंबा थोड़ा जीवन, जीवन आया, यहाँ से कितना न्यूटन फोर्स दिया, से 2 न्यूटन फोर्स दिया, ऑल्दो हिज हेड, ओ अच्छा वो बड़ा है ना तो थोड़ा ज्यादा फोर्स देगा, से 6 न्यूटन दिया, नो क्या फोर्स। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तुम बताओ खुद से देख के कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ऑफ कोर्स दिस विल बी द समेशन ऑफ दिस टू, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आरएफ, वो क्या लिख सकते हैं, 6 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, दोनों मिलके कितना होगा, 11 न्यूटन। Fine, this is called the resultant force. Now that force will vary depending upon the situation. देखो अभी मान लो सेम ब्लॉक ऑफ वुड है, अभी सपोज दो बहन के बीच में लड़ाई चल रहा है, Who are those बहन्स, this is दिया, रेशमी, whatever, दोनों का सेम ही नाम है। तो ये सपोज दिया है 3 न्यूटन सपोज, एंड यहां से अश्मिता ने दिया है सपोज 2 न्यूटन। तो तुम बोलो कि बॉडी किस तरह मूव करेगा, बिकॉज यहां से 3 न्यूटन दिया और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स मिला, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स विल बी, अभी देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है, सो बॉडी किस तरफ मूव करेगा, इसी की तरफ मूव करेगा, बट विल इट मूव विद 3 न्यूटन फोर्स, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो कितना न्यूटन से होगा, वो 3 न्यूटन से अगर 2 न्यूटन माइनस कर दिया मतलब 1 न्यूटन, सो दिस इज आवर 1 न्यूटन। तो यहां से तुम एक चीज तो कंफर्म जान ले कि अगर एक फोर्स, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द समेशन ऑफ दिस टू, राइट। और अगर दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, देन द डायरेक्शन विल बी द लास्ट और या फिर फाइनल डायरेक्शन जो लेते हैं वो किसकी तरफ होगा, जो बड़ा है उसकी तरफ होगा। सो एट दिस पॉइंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब क्या होगा, माइनस करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। अभी मान लो और एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ दिस फिगर सो दैट इट विल रिटेन इन योर मेमोरी, ये सब लर्न करना नहीं है, ठीक है, समझ के करो। सपोज यहाँ पे कौन आएगा, अभी देवांकिता है, ठीक है, सपोज दिस इज देवांकिता, शी इज गिविंग अ फोर्स ऑफ से 3 न्यूटन, उसके साथ बोला कि हाँ मार्टिना भी देगा न्यू फोर्स, तो मार्टिना भी आया, कितना दिया, 2 न्यूटन फोर्स दिया, ठीक है। अभी यहां से क्या किया, और एक पार्टी आया, कौन पार्टी, कौन बच गया, अभिजीत आके सपोज 5 न्यूटन अकेले फोर्स दिया, ठीक है। और एक आदमी आया, कौन आया, कौन बताओ, और एक स्टूडेंट का नाम, जतिन, ओके जतिन आया, 2 न्यूटन फोर्स दिया, ठीक है। तो अभी बताओ मुझे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। देखो एट दिस पॉइंट तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का, देखो ये दोनों सिचुएशन को अभी मिला के देखेंगे, ये है 3 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन 2 न्यूटन क्या है, और सेम डायरेक्शन मतलब प्लस होगा, तो टोटल मिला के ये कितना न्यूटन दिया, 5 न्यूटन दिया। लेकिन इस तरफ ये क्या होगा, 5 + 2 7 न्यूटन दिया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बोलो। तो देखो यहां से अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, देखो यहां पे भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का बात आएगा, फोर्स इज ऑलवेज, यू रिमेंबर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव। तो देखो टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकता है, यह होगा 5 न्यूटन ऑफ कोर्स, माइनस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 7 न्यूटन, सो दैट विल बिकम व्हाट, -2 न्यूटन, राइट। तो -2 न्यूटन मतलब इस तरह मूव करेगा या इस तरफ, सिंस इट इज -2 और हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया इसको, तो इसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा ना, तो मतलब -2 न्यूटन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इन ऑल दिस सिनेरियो यू विल सी रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव आया, नेगेटिव भी आ सकता है। अभी और एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे, लेट अस एज्यूम द लास्ट सिचुएशन कि सपोज दिस इज योर अ बॉडी, ठीक है। अभी इस बॉडी में सेम चीज, यहाँ पे 2 आदमी आया, सपोज यहां से एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यहां से
फोर्स अप्लाई किया सपोज 3 न्यूटन, ठीक है, और एक आदमी आया यहाँ पे, वो भी क्या किया, उसमें 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो दोनों में से तुम बोलो अभी बॉडी मूव करेगा क्या? सपोज मेरा ये दो आर्म्स है, मैंने स्ट्रेच किया ऐसे आर्म को, इस तरफ से खींच रहे हो मुझे, इस तरफ में भी खींच रहे हो, अगर दोनों का इक्वल फोर्स से मुझे खींच रहा है, मैंने यहाँ पे पुशिंग दिखाया था, ये सब सिचुएशन पॉसिबल होगा पुलिंग में भी, मतलब इंस्टेड ऑफ पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, इफ यू पुल देन भी सेम ही चीज होगा ना हम लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे अगर दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचा, सो विल आई नॉट बी इन द सेम पोजीशन? ऑफ कोर्स आई विल बी। सो यहाँ पे भी क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा, 3 न्यूटन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो दैट मींस 0 न्यूटन। मतलब वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव नहीं होगा, इसमें 0 होगा। सो व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, दैट मींस यहाँ पे देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये जो ऑल पॉसिबल सिचुएशंस मैंने दिखाया, वहां पे क्या दिखाया, रिजल्टेंट फोर्स या फिर फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, एंड हेंस प्रूफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो बात किया हम लोगों ने, मुद्दे पे आते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखो तुम खुद से बोलो, ये इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इट इज बैलेंसिंग ऑन बोथ द साइड्स, राइट। मतलब जब तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, देन वी कॉल इट एज अ व्हाट, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब when the resultant force is equal to 0, then we call it as balanced force. And when the resultant force is not equal to 0, सिंपल सा बात है, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये 0 नहीं है, राइट। So then we call it as unbalanced force, ठीक है। समझ में आया था? It's very simple thing. अगर resultant force समझ में आ गया, तो उससे ये इसको रिलेट कर पाओगे कि रिजल्टेंट फोर्स जब 0 होगा तो वो बैलेंस होगा, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा, whether you pull or push। और कोई भी अगर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है दोनों तरफ के मतलब फोर्स देने के बाद, then we call it as unbalanced force. Is it clear? Okay. Now one thing, ये तो तुम मतलब डेफिनेशन वाइज अच्छे से लिखोगे, हाँ। तो what is the definition of balanced force? देखो पेज नंबर 48 में फर्स्ट लाइन में अच्छे से लिखा है, if the resultant force acting on a body is 0, then the force is called balanced force. और unbalanced force में भी फर्स्ट लाइन में लिखा है क्या, if the resultant force, if the resultant of all the forces acting on a body is not 0, then it is not a, then it is called as unbalanced force, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारा बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। अभी एक थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ऐसा नोट बना के लिख दो, नंबर 1 कि देखो, even though the balance force cannot produce motion, एक अगर बैलेंस फोर्स तुमने अप्लाई किया बोथ डायरेक्शन में, although it does not produce motion, मोशन तो नहीं होगा क्योंकि वो स्टेशनरी होगा, लेकिन what you can observe कि it can change the shape of the body। लाइक एक बलून को तुम अगर दोनों तरफ से प्रेस किया इक्वल फोर्स से, मतलब वो बैलेंस फोर्स, लेकिन as soon as you press उसका क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना कि although लिखो मेरे साथ, a balanced force cannot produce motion in a body, but it can change the shape of the body, ठीक है। This is the first point, and the second point you need to remember is unbalanced force। तो unbalanced force में हम लोग क्या बोलेंगे कि it क्या था, unbalanced force can also stop a moving body। unbalanced force can stop a moving body, right? जब तुम साइकिल चला रहे हो, you are applying some force and you stopped, ठीक है, मतलब तुमने फोर्स देके वो स्टॉप कर दिया, तो बाइसाइकिल चलने के बाद वो स्टॉप होता है कि नहीं? व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है और तुमने सामने से फोर्स दिया, तो ये अनबैलेंस फोर्स ही हुआ, हाँ कि नहीं? तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, यू आर मूविंग, यू आर पैडलिंग, दैट मींस यू आर अप्लाइंग फोर्स। तो जब तुम मूव किया, आफ्टर सम टाइम यू स्टॉप पैडलिंग, then also the car will or the bicycle will move for a certain amount of time। फिर क्या होगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाएगा,
तब क्या होगा, वो जीरो होगा, मतलब वो अनबैलेंस ही तो है ना, बाद में जाके वो स्टॉप हुआ, लेकिन अनबैलेंस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। तो अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो स्टॉप अ मूविंग बॉडी। लिखो, एन unbalanced force can stop a moving body। ठीक है, सो ये दो चीज तुमको हमेशा रिमेम्बर करना है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द चैप्टर, मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, एक दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो इन दिस द फर्स्ट लॉ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे ओनली, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या है, ऐसा कोई लॉ का नाम है, नाम नहीं है, मतलब है कुछ कुछ का लॉ, तो धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी के लिए फर्स्ट क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अभी बताओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। पहले तो तुमको स्टेटमेंट देखो, वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर एकदम बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, कि व्हेन यू राइट लॉ you cannot under any circumstances you cannot write your own words। जैसा लॉ है वैसा ही लिखो। स्टेटमेंट में कुछ एक वर्ड तुमने अलग लिख दिया, that will change the क्या whole meaning change कर देगा सेंटेंस का। So you cannot do that। Make sure you understand and write the law the way it is given in the book। You cannot write law, postulates, ये सब तुम खुद से बना के मत लिखो। मैं बार-बार I'm warning you, okay? So the first law says a body will rest, a body at rest will remain at rest, and if the body will continue to motion in a straight line, then it will continue to move in a straight line unless and until an applied force is given to it। Like suppose मैं बोलता हूँ, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एकदम सिंपल से मैं समझा देता हूँ, फिर रिटन पार्ट में आएंगे। सपोज तुमने एक मार्कर को यहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दिया। If no force is applied, मैं अगर 10 साल बाद भी यहाँ पे आता हूँ, तो the marker should be at the same place, right? कोई अगर force apply नहीं होता है उसके ऊपर, then the object should be definitely in that position। Newton's first law ने वही बोला कि if a body is at rest, then it will continue will be at rest unless and until an external force is exerted on it। Similarly और एक बात बोला क्या कि if you are moving, suppose if you are moving, then you should continue to move unless and until a force applied on it। Like suppose तुम बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता है कि साइकिल चलाने के बाद मैं तो स्टॉप नहीं होता हूँ, even if I don't apply brake। You are। It is the force of friction। देखो force of friction है, तुम frictionless surface तुम बोल नहीं सकते। Any surface you consider, whether you consider this smooth board or a wall, सब क्या होता है उसमें roughness थोड़ा होने से भी होगा। Yes, there is a friction, that is why the body will stop। अगर मैं एक बॉल को लूँ और मिट्टी में ऐसे ही मतलब फ्लोर पे रोल कर दूँ, so वो क्या चलता ही जाएगा? नहीं, एक टाइम आएगा, it will travel a large amount of distance, then a time will come, then it will stop। But why will it stop? Because क्यों stop होगा वो? बताओ पहले। Because of the force of friction। Friction तो क्लास 8 में किया ना, it is the force that acts opposite। अगर frictionless surface हो तब क्या होगा, तुम जब बॉल को छोड़ोगे वो कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा। एक एग्जांपल मैंने अभी दिमाग में आया, सपोज तुमने सोचो कि स्कूल जाने से पहले तुम्हारा सेल फोन या फिर कुछ भी चीज तुमने रख के गया वहां पे, स्कूल से आने के बाद तुम वहां पे नहीं देखा वो चीज, तुम क्या फर्स्ट थिंग क्या सोचते हो, मम्मी कहाँ रखा? यस और नो? दैट मींस मम्मी इज द एक्सटर्नल फोर्स। इफ योर मॉम डज नॉट टच दैट, देन it would have been in the same place, right? तो न्यूटन्स लॉ फॉलो हुआ कि नहीं? समझ में आया? अभी डिटेल्स में और थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? वॉच। ओके, अभी मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से बोर्ड पे लिख दिया है। अभी थोड़ा फोकसली चिंता करो चीज। The first law of motion states that if a body is at rest,
or in uniform motion, then it will continue be in that state. अगर वो बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, अगर वो बॉडी मूव करता रहता है, if it is moving then वो मूव ही करता रहेगा unless and until an external force is applied on it. जब तुम एक बॉडी को स्टॉप नहीं करोगे हाथ से तब तक वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। और अगर बॉडी को कहीं पे छोड़ दिया, वो स्टेशनरी है, तुम 10 साल बाद भी आओ तो उसमें से अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है वो उसी जगह पे रहेगा। दैट इज द थिंग ना। पहला वाला तो समझ गए होगे कि मैंने एक मार्कर को यहाँ पे रखा, ठीक है, कहीं पे रख दिया मैंने, अगर मैं 3 दिन बाद भी आऊं तो कोई अगर टच नहीं करेगा तो दैट विल बी इन दैट सेम पोजीशन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया तुमको। स्टेशनरी पार्ट वाला ये तो इजी था, यू गेट दैट कि रेस्ट में जब रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन सेकंड वाला पार्ट जो आई थिंक यू विल बी लिटिल थोड़ा सा दिमाग का दही होने वाला है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सपोज एक बॉल है, यहाँ पे वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक बॉल है, तुमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, एक स्लाइडिंग ग्राउंड है, तो बॉल जब यहाँ से रोल होते हुए यहाँ पे आएगा, फिर ये उठेगा, उठकर कितना तक जाएगा, अनलेस सपोज ये हाइट है h, जब तक ये h हाइट अटेन नहीं होगा वो तब तक क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब बॉल को तुमने सेम हाइट में रखा ना, ये दोनों चीज, जब बॉल को यहाँ से छोड़ा तुमने तो वो जाके कहाँ पे उठेगा, टिल दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब जब तक उसको हाइट h नहीं मिलेगा तब तक वो उठेगा। ठीक है, फाइन, ये लॉजिक समझ में आया। अभी देखो बॉल को तुमने यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, तो बॉल क्या होगा, पहले जो ब्लैक कलर का लाइन है वो देखो, यहाँ से ड्रॉप किया तो ये इस तरफ जाएगा, इस हाइट तक, क्योंकि इसका हाइट और इसका हाइट सेम है। अभी मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन ज्यादा कर दिया, पहले ये डायरेक्शन में था, अभी इंक्लाइन और थोड़ा नीचे कर दिया, रेड वाला मार्क, तब देखो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, टू रीच द सेम हाइट, यहाँ पे पहुंचने के लिए, लेकिन उसने डिस्टेंस क्या किया, ज्यादा ट्रेवल किया, क्योंकि ये लॉजिक ही है उसका। ठीक है, अब अगर मैंने उसको और यहाँ पे था पहले, फिर उसको और नीचे कर दिया, तब देखो और थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लेकिन बॉल कहां तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, बिकॉज इट हैज टू गेन दैट हाइट। ये जो हाइट h है इसको उस तरफ जाना ही है। ठीक है, सो नाउ इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड एंड हम लोगों ने एक प्लेन सरफेस कर दिया, सीधा सरफेस, तो देखो बॉल जब तक ये हाइट रीच नहीं करेगा तब तक मूव करेगा। सो बॉल जब नीचे गिरेगा तब सोचेगा कि कब वो हाइट मिलेगा, लेकिन वो तो स्ट्रेट हो गया ना, स्ट्रेट लाइन तुमने पूरा स्ट्रेट कर दिया, वो हाइट दिया ही नहीं उसको, सो इट विल गो फॉर इनफाइनाइट। मतलब तुमने यहाँ से मोशन में आया ये, so it will continue to be in motion unless and until it gets the same height, and it will not get the same height, right? क्योंकि हम लोगों ने इसको सीधा कर दिया, पूरा 0 डिग्री एंगल में छोड़ दिया। so ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा, तुम बोलोगे कि सर थोड़ा देर जाने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, but if this surface is a frictionless surface, मतलब अगर इस पे फ्रिक्शन 0 है तब वो पॉसिबल होगा। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सरफेस बना नहीं है जिसपे फ्रिक्शन 0 है, एकदम कंप्लीटली 0, बट ये थ्योरी करेक्ट है इफ इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब समझ में आया ना, a body will continue to be in motion unless and until you get a force to stop it। अभी तुम यहाँ पे हाथ रख दिया तब वो क्या करेगा, तब वो स्टॉप होगा। हाथ रखा मतलब this is a force that you are applying। समझ में आया? So if a body is in motion, it will continue be in motion। कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक you don't apply a force to stop it। और क्यों वो जाएगा उस तरफ, समझ में आया ना, क्योंकि it has to get that height। ये वाला हाइट अटेन करने के लिए ये सोचेगा which will never get, so it will continue to move forever। ठीक है, तो सेकंड पार्ट समझ में आया कि ये अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब भी वो continue to be in that state, मोशन में रहेगा, unless and until you give a force on it। Now at this point I want to introduce a new term in front of you that is called the momentum। ठीक है, मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या है सर? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो। मोमेंटम क्या होता है, सपोज मोमेंटम इज मोमेंटम क्यों इंट्रोड्यूस किया? इट्स नॉट मोमेंटम, इट्स इनर्शिया। द टर्म आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, मोमेंटम बाद में है तो बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी जो टर्म मैं तुमको इंट्रोड्यूस करने वाला था दैट वाज इनर्शिया। ठीक है, ना ये वर्ड पहले सुना, inertia। Now what is inertia?
द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। एक बॉडी का टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहना या फिर कंटिन्यूअसली मूव करना, वो जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया का डेफिनेशन क्या लिखोगे, द टेंडेंसी, लिख लो मेरे साथ, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, कोई एक बॉडी का अगर टेंडेंसी है मूव करना, मतलब स्टेशनरी हो तो स्टेशनरी या फिर मोशन में रहे तो मोशन, ठीक है, तब उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। और हम लोग हर बॉडी क्या होता है, पोजेस करता है इनर्शिया। लाइक सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, अच्छा मोमेंटम के बारे में तो बाद में है, एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, तुम देखना कभी एक बस का एग्जांपल लेता है ना, व्हेन यू आर सिटिंग, अच्छा तुम बाइक पे तो चलते ही हो, बाइक या फिर स्कूटी पे जब चलते हो, जब फटाक से गाड़ी स्टार्ट करता है तब हम लोग कहाँ जाते हैं, पीछे या सामने की तरफ, पीछे चले जाते हैं। तुमने गाड़ी फटाक से स्टार्ट किया तो हम लोग वी टेंड टू गो बैकवर्ड्स। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग गाड़ी में ऐसे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं, सपोज दिस आवर लेग्स, उस तरफ एक है, तो बैठे हैं जब, तो इनिशियली यू आर एट रेस्ट, जब तुम सडन मोशन में आए ना तो तुम्हारा बॉडी क्या चाहेगा, योर बॉडी वांट्स टू बी इन स्टेशनरी, तो वो बॉडी कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा टू गेट, कि उसको तुम बस में भी देखना, जब तुम गाड़ी बस पे तो तुम स्टॉप वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा, तुम गाड़ी पे ऐसे चल के जा रहे हो, ठीक है, तुम खड़े हो बस पे, नाउ when the driver gives a brake, तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। Why? Because हम लोग जब मोशन में थे, our body was in motion, जब गाड़ी चल रहा था, तो वो क्या पोजेस करेगा, उसका टेंडेंसी क्या होगा कि मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना। जब वो स्टॉप किया, ब्रेक अप्लाई किया, that means our body wants to be in motion, इसलिए वो जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने बाद में रेजिस्ट किया उसको कि नहीं, अभी उसको मोशन में आने दे। समझ में आ रहा है ना, इनर्शिया क्या है, बॉडी का टेंडेंसी। सपोज एक देखो एक्शन में एक पेज नंबर 51 पे एक दिया है, एक कार्ड है, एक कार्ड के ऊपर कॉइन रखा है, ठीक है, अगर तुम कार्ड को ऐसे एक फ्लिक करोगे, ऐसे एक टोक्का मारोगे, तो क्या होगा, कार्ड वहां से ऊपर से चला जाएगा नीचे से, लेकिन कॉइन कहां पे, ग्लास पे ही गिरेगा। व्हाई? बिकॉज़ द कॉइन वांट्स टू बी इन मोशन, वांट्स टू बी इन स्टेशनरी, क्योंकि वो पहले से स्टेशनरी था, इसलिए जब तुमने ऐसे फटाक से मारा, या फिर कैरम, इफ यू प्ले कैरम यू विल नो इट बेटर, तुम अगर जोर से अगर मारोगे स्ट्राइकर से, तो उसका नीचे वाला जो गोटी है वो निकल जाएगा, ऊपर वाला का सेम रहेगा। दैट मींस व्हाट, तुमने उसको फोर्स दिया, बाकी वाला स्टेशनरी था, दे वांट टू बी इन स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। सो इनर्शिया क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अगर तुमने कभी गाड़ी को पुश किया है, सपोज एक बस खराब हो गया है, इट नीड्स अ लिटिल पुश टू स्टार्ट, जब तुम पुश करोगे तो इनिशियली बहुत धक्का देने में जोर लगता है, क्यों, बिकॉज वो स्टेशनरी था, उसका इनर्शिया क्या था, स्टेशनरी पोजीशन। जब उसको तुमने और अच्छे से धक्का मारना चालू किया, तब वो और इतना फोर्स नहीं लगता है उसको मूवमेंट में, बिकॉज वंस इट गोज इनटू द मोशन, तब उसको मोशन में ही चलना है। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इट वांट्स टू बी इन स्टेशनरी, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इट वांट्स टू बी इन मोशन, ठीक है। तो यही जो टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनर्शिया। अभी इनर्शिया हम लोग किससे मेजर करते हैं जनरली, देखो एक छोटा सा गाड़ी है और एक बड़ा गाड़ी है, एक्चुअल गाड़ी है, किसको धकेलने में तुमको इजी होगा, ऑफ कोर्स छोटा वाला को। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ लेस मास। तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। ऑफ कोर्स ना, एक छोटा कार है उसको तुम पुश करने में प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं ना। व्हाई?
because it has less mass so it is easy to move. उसका inertia मतलब motion से stationary से motion ला सकते हो. लेकिन if it is a big car या फिर bus, if you push it वो नहीं आएगा because it has a high mass, उसका mass ज़्यादा होता है, इसलिए it takes more amount of, it has more amount of inertia, right? एक छोटा पत्थर या बड़ा पत्थर किसको उठाने में तुम्हें easy होगा? Of course छोटा पत्थर. Why? Because it has less mass, so इसका inertia कम है. लेकिन अगर तुम एक बड़ा पत्थर उठाते हो तो उसका मास ज्यादा है, मतलब क्या है? इनर्शिया ज्यादा है. ठीक है, इनर्शिया के बारे में और थोड़ा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई नो एक क्लास के लिए बहुत ज्यादा कुछ हो गया. सो अभी के लिए क्या याद रखोगे? पहले वाला पार्ट और ये अच्छे से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये रेस्ट और मोशन वाला पार्ट अच्छा से डायग्रामेटिकली मैंने समझाया, तुम भी कॉपी में ऐसे ही करो, याद रहेगा. ठीक है, इनर्शिया अभी के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने बोला, और डिटेल्स में बोलूंगा नेक्स्ट पार्ट में. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव ए बिग फैट थम्स अप एंड कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो. मेरा हेयर स्टाइल भी बोलना कैसा लगा. जस्ट किडिंग. और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है, चलो बाय.